नमस्कार, डिजाना विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। पिछले दिनों एक कॉमेडियन ने हिंदू धर्म की मजाक उड़ाई। कॉमेडियन का नाम था मुनव्वर फारूकी। मौके पर मौजूद हिंदूवादी नेता, हिंद रक्षक संगठन के अध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने तीखा विरोध किया, तल्ख विरोध किया। न केवल मुनव्वर फारूकी को उसी की भाषा में समझाइश दी गई, बल्कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा। यह मामला इतना तूल पकड़ा कि पूरे देश में इस मामले की गूंज सुनाई दी। लोगों ने यह भी कहा कि क्या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। लोगों ने यह भी सवाल किया कि क्या देश संविधान के हिसाब से चलेगा या हिंदूवादी ताकतों के हिसाब से चलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि कोई व्यक्ति आखिर किसी दूसरे के धर्म की मजाक कैसे उड़ा सकता है। बहुत साल पहले विश्व प्रसिद्ध चित्रकार जो हमारे इंदौर के ही थे, मरहूम मकबूल फिदा हुसैन, उन्होंने हमारी देवियों के, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के अश्लील चित्र बनाए थे। तब बात और थी, हिंदू खामोश रह गया, सह गया। लेकिन अब बात कुछ और है। अब हिंदू सहता नहीं है, जवाब देता है। और उसका जवाब दिया इस बार एकलव्य सिंह गौड़ ने। आइए हम उनसे बात करते हैं। एकलव्य जी, आपका स्वागत है। आपको कैसे ये सूचना मिली कि मुनव्वर फारूकी जो हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन, वो कुछ हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ तीखी टिप्पणियां करेंगे, कुछ अश्लील टिप्पणियां करेंगे? देखिए, इस लड़के का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये लगातार पिछले 4 साल से ये सब चीज़ें करता आया है। और हमको जब सूचना मिली कि इसका शो इंदौर में होने वाला है, तो फिर हम कुछ कार्यकर्ताओं ने योजना बनाई और हम ऑडियंस के रूप में वहाँ पहुँचे। और इसके पहले भी 2 लड़के वहाँ कॉमेडी कर रहे थे, वो भी ये सब बातें कह रहे थे। और इसका बोलने के पहले मैंने इसको जाके समझाया और मैंने कहा कि पहले तो जो पिछले तुम्हारे पाप हैं उनके लिए माफ़ी मांगो और आगे कभी ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ वादा करो। तो वो आर्गुमेंट करने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा। फिर हमने शो देखा, समझाने के बावजूद भी वापस वही सब हरकतें हुई। फिर हमने शो रुकवाया, ऑडियंस को वहाँ से बाहर किया, पुलिस को बुलाया, उसको पकड़ के हम थाने ले गए और फिर FIR करवाई हमने। पुलिस को बुलाया, उससे पहले आपने खुद उसकी पूजा अर्चना की? ऐसा आप लोग और मीडिया कह रहा है। अब वो थोड़ा आपके लिए भी खोज का विषय है। आप टिकट लेकर गए या अचानक घुस गए? आरोप तो ये है कि आप और आपके समर्थक जो है वो बगैर किसी उसके रेस्टोरेंट में पहुंच गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने ये बुक माई शो के माध्यम से टिकट बुक कर रहे थे। पहले वहाँ हमने कोशिश की, वहाँ फुल बताई कि यहाँ ये फुल हो चुका है शो। पर हम जब मौके पे पहुँचे तो वहाँ कैश पैसा दे करके वो एंट्री दे रहे थे। तो हम 5 लोग 2,500 रुपये हमने वहाँ जमा किए और फिर हम लोग उस शो में अंदर गए। क्या बात उसने कह रहा था वो, जिसको लेकर आपको आपत्ति हुई? वही सब जो पहले कह चुका है, भगवान राम सीता के बारे में, आर्मी के बारे में, मंदिर मेकिंग वर्सेस बॉम्ब मेकिंग और भी तरह तरह की अश्लील जोक्स वो सुना रहा था। और वहाँ पर भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय, इनके ऊपर जोक हुए। वहाँ शादी जैसे पवित्र जो बंधन है उसको लेकर के गलत बातें कही गई। अश्लील सामग्री वहाँ जेब से निकाल कर दिखाई गई। उस शो में पहली बात तो उसकी कोई परमिशन नहीं थी। उस शो को कहीं प्रशासन से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। कोविड गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं किया गया था। उस शो में नाबालिग बच्चे भी थे। आपका काम नहीं है क्लब में, नाबालिग बच्चे भी थे। हो रही है, परमिशन है नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये शासन प्रशासन काम, आप पुलिस नहीं है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये सब बातें थी। वहाँ नाबालिग बच्चे थे और उनके सामने ये सब चीज़ें चल रही थी। कहा तो ये आ रहा है कि आप तब भड़के जब अमित शाह को वो लेकर उससे जोक सुनाया। नहीं, देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन पे कोई जोक करे, कोई टिप्पणी करे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं। इसके पहले देश में प्रधानमंत्री जी को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। मास मर्डर, मौत के सौदागर, नीच, दलाल,
तड़ीपार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया अमित शाह जी के लिए, हमने कभी कोई आपत्ति इस बात पे थी कि वो देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्या और आपका कोई दूसरा एंगल नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं, पर सवाल ये है, जैसे मैंने भी कहा कि आप कौन? आप कोई थानेदार नहीं है, आप कोई पुलिस नहीं है, आप कोई प्रशासन नहीं है। ये अगर ऐसा हो भी रहा था तो आप उसकी विधिवत एक शिकायत करते शासन प्रशासन के सामने। आप खुद मौके पर वन मैन आर्मी बनकर एक्शन लेने के लिए, और डायरेक्ट एक्शन आपने लिया, डायरेक्ट आपने उसको रोका, और मुझे तो ये कहा जा रहा है कि मारपीट हुई उसके साथ। देखिए, ये इस पर पहले भी एफआईआर हो चुकी हैं, कई बार लोगों ने शिकायत की है, पर हुआ कुछ भी नहीं। जी हाँ, पहले भी हो चुकी है इस पर ये हमेशा कानून से कबड्डी खेलकर बचता रहा लड़का ये। तो हमने फिर तय किया कि इसको योजनापूर्वक एविडेंस के साथ पकड़ेंगे, और वो हमने किया। आपने वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग भी करी? जी हाँ। फिर भी भारत का संविधान विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मर्यादा लांघने में बहुत महीन एक लाइन का फर्क है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बार बार हिंदू मान बिंदुओं का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आघात करना, हमारे धर्म पे संस्कृति पे आघात करना, इसका मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। और क्या ये केवल हिंदुओं पर ही ये चलेगा, ये टर्मिनोलॉजी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म के बारे में टिप्पणी करता है तो उसका क्या हाल होता है? कमलेश तिवारी जी का उदाहरण हमारे सामने, क्या हाल हुआ उनका? टिप्पणी भर की थी, हत्या कर दी गई। हाँ, तो वो चलेगा। और अगर हम कानूनन रूप से लीगल एक्शन लेते हैं और प्रतिकार करते हैं तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सवाल उठाने लग जाते हैं। तो ये दोगलापन खत्म होना चाहिए। आपने वहां भी उससे कहा कि भाई क्या जिस तरह के मजाक आप हमारे देवी देवताओं को उठा रहे हो, उड़ा रहे हो, हिंदू देवी देवताओं को जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हो, क्या इस तरह के जोक्स आप अपने धर्म के, अपने देवी देवताओं के बारे में बना सकते? ये कहा आपने? बिल्कुल मैंने कहा, आप वीडियो देखेंगे तो मैंने उससे पहले यही कहा। और वहाँ साथ ही मैंने जो ऑडियंस, मुझे मुनव्वर फारूकी को इस पूरे मामले में हीरो बनाया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो लोग उसके जोक्स पे हंसते हैं, जो उसके जोक्स पे ताली बजाते हैं, खिलखिलाते हैं, और वो भी तो हिंदू हैं। हाँ, मैं वही सवाल पहले मैंने उन्हीं को कहा कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप लोगों, पहले मैंने हाथ उठवाए सबसे वहाँ पे कि कौन कौन लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या इसके जोक्स सुने हुए हैं। काफ़ी लोगों ने हाथ उठाए। मैंने उनको कहा कि आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि हमारे देवी देवताओं पर इस तरह के जोक ये बनाता है, हमारे धर्म और संस्कृति पर इस तरह का ये मखौल उड़ाता है, उसके बावजूद आप टिकट खरीद के यहाँ देखने आते हैं शो। ये आपके लिए शर्म, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। सबसे पहले मैं उन्हीं को टारगेट किया। तो उसके बाद मैंने, उनकी क्या प्रतिक्रिया? कुछ समर्थन में थे, कुछ बहुत चुप होकर सुन रहे थे। मैक्सिमम लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे। कुछ एक 8-10 लोग थे जो उसको समर्थन कर रहे थे। मैंने उससे भी कहा कि क्या तुम पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर या अल्लाह के ऊपर कोई जोक्स कर सकते हो? तो वो इधर उधर की बातें करने लगा, वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगा। गुजरात में मेरा, उसका क्या तर्क? गुजरात में मेरा घर जल गया था, मैंने बंद कर दिया, मुझे रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स, मेरी माँ बहन को रेप थ्रेट्स मिलने लगी, डेथ थ्रेट्स मुझे मिलने लगी। तो मैंने यही कहा, भैया थ्रेट मिलने लगी इसलिए तुमने बंद कर दिया, कभी अंदर से रियलाइज नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये सब बातें वहाँ हुई, फिर हमने आगे की कार्रवाई की। नहीं, तो जो लोग वहाँ हिंदू थे, क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसे जागरण करने की ज़रूरत है, एक ऐसी माहौल बनाने की ज़रूरत है कि हिंदुओं को सबसे पहले ये सीखने की ज़रूरत है कि वे अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वालों को सोशल मीडिया पे फॉलो ना करें, और कम से कम पैसे लेकर उनका शो देखने ना जाएं, और पैसे लेकर के अगर फ्री में भी इस तरह के शो हो रहे हो तो वो ना देखें। ऐसे हिंदुत्व जन जागरण की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल निश्चित रूप से है, और आज से नहीं, मैं तो समय समय पर करता आया हूँ। हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग करते आए हैं। ये तो चूंकि ये मामला इतना बड़ा बन गया तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। बाकी हम लोग, हमारा समूह, हमारा संगठन समय समय पर ये करता आया है। इवन कोई भी त्यौहार होता है तब भी व्हाट्सएप पे जो जोक्स चलते हैं, मैं तो बहुत घोर इसका प्रतिकार करता हूँ और युवाओं को समझाता हूँ कि अगर अपने धर्म पे, अपनी संस्कृति के ऊपर खुद ही अगर उपहास बनाओगे तो कुछ सामने वाला कभी भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। तो इसके लिए तो एक घोर जन जागरण की आवश्यकता है ही, और हम लोग तो कर ही रहे हैं। और ये इतना बड़ा जो इशू बन गया है, और
इस कार्रवाई के बाद पूरे देश से, और देश ही नहीं, मुझे तो विदेशों से भी मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आए हैं और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत सही एक्शन लिया। इसका मतलब है कि युवा आज का जागरूक है, केवल अदालत में सही भी दिशा दिखाने की जरूरत है। मुनव्वर फारूकी के साथ मारपीट हुई। जब वो अदालत में गया, पुलिस की मौजूदगी में कुछ वकीलों ने उसके साथ मारपीट की। नहीं, वो जो वीडियो चल रहा है उसके साथी का है, एक जो बाइक पे बैठ करके जो लड़के को एक वकील के द्वारा मारा गया है, वो उसका साथी है सदाकत खान, वो मुनव्वर नहीं है। ठीक है, बात एक ही है, उसको मारे, उसके साथी को मारे, लेकिन अदालत में इस तरह की मारपीट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, गला काटने से तो बेहतर ही है। अगर किसी और धर्म पे टिप्पणी की होती तो गला कट चुका होता अभी तक, या खुद ने उसने अपने धर्म पे अगर की होती तो उसके ही लोग उसका गला काट देते। तो ये एक स्वाभाविक आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। क्या ये सब आपने इसलिए किया कि आप अपने स्वर्गीय पिताजी की तरह एक उग्र हिंदुत्व की, एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि बनाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। कट्टरता की जगह हिंदुत्व में है ही नहीं, सनातन धर्म में है ही नहीं। दूसरी बात, मेरे पिताजी की जो कार्यशैली रही, आप भी बहुत अच्छे से परिचित हैं। उनका स्वभाव था कि गलत को स्वीकार नहीं करना, और अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उस कुरीति को कैसे निकाला जाए, उसका निवारण कैसे हो, उस पर वो बल देते थे। हम चाहते तो वहाँ बहुत बहुत सारी चीजें हो सकती थी, पर हमने धैर्य रखा, हमने समझदारी से काम लिया और हमने कानूनन संवैधानिक दायरे में जो हो सकता था वो हमने किया। वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी आपत्तिजनक कि कोई भी होता मेरी जगह तो उसका खून खोल ही उठता। तो नहीं, बहुत सारे हिंदुओं का खून नहीं खोला जो वहाँ उसको सुन रहे थे, ठाके लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो उनको मैंने समझाया भी, बात भी की उनसे। क्या इसलिए आप बहुत दबंगता से वहाँ पहुँच गए कि आप जो है वो पूर्व महापौर, विधायक, कई बार की विधायक मालिनी गोड़ के बेटे हैं, आपके पिताजी मंत्री थे, आपके पीछे सत्ताधारी दल की ताकत है, इसलिए आपको डर नहीं लगा, बेखौफ आप चले गए? या कांग्रेस की सरकार भी होती तो भी आप यही सब करते जैसे लखन गोड़ किया करते थे? बिल्कुल, वो मेरे डीएनए में ही है। कोई भी सरकार हो, सरकार का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। और मेरी जगह कोई भी, अगर, मैं तो सभी हिंदू युवाओं से अपील करूंगा कि कहीं भी इस तरह का अगर कोई भी कृत्य हो रहा हो तो उसको पुरजोर आवाज़ उठा करके उसको रोकना चाहिए, और उस पर जो भी एक्शन संवैधानिक दायरे में ले सकते हैं वो लेना ही चाहिए। केवल कोई मैं विधायक का बेटा हूँ या नेता का बेटा हूँ इस कारण नहीं, ये तो बचपन से हम देखते आए हैं। मैं तो पला बड़ा ही उस माहौल में हुआ हूँ। हम जो हमारा निवास है वो जिस क्षेत्रों से घिरा हुआ है, वहाँ हमने आए दिन ऐसे कृत्य देखे हैं। तो ये हमारा कन्विक्शन है, ये कोई राजनीति करना है या 15 मिनट फेम वाला विषय नहीं है, ये तो अंदर से ही खून में ही है ये। और हर व्यक्ति को अपने धर्म या संस्कृति के ऊपर अगर कोई उपहास करता है तो उसको उसका प्रतिकार करना ही चाहिए। केवल मेरा विषय नहीं है, यह हर हिंदू का कर्तव्य है। ये धर्म और संस्कृति का अगर कोई उपहास करे तो उसको प्रतिकार करना चाहिए। बिल्कुल। फ्रांस में जो एक लड़के ने अपने टीचर के साथ किया, क्या वो सही था? देखिए, संवैधानिक दायरे की मैं बात करता हूँ, संवैधानिक दायरे में प्रतिकार करना चाहिए। और फ्रांस का जो आप उदाहरण दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो क्या क्या नहीं किया गया। आपने अभी खुद कहा कि मकबूल फिदा हुसैन ने नग्न चित्र बनाए देवी देवताओं के, किसी ने क्या कर दिया उनका? कुछ नहीं हो, उल्टे वहाँ तत्कालीन सरकारों ने तो उनको पुरस्कृत किया। तो कम से कम आवाज़ तो उठाएं। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके मार पिटाई करिए, गला काट दीजिए, हत्या कर दीजिए। हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं, कोई लीगल एक्शन तो ले सकते हैं, विरोध तो दर्ज करा सकते हैं, इतना तो करना ही चाहिए। भारत के बहुत सारे कलाकार, जावेद अख्तर साहब हैं, शबाना आजमी है, नसीरुद्दीन शाह है, सारा भाई है, मल्लिका सारा भाई हैं, तमाम लेखक, तमाम विचारक, नर्तक, डायरेक्टर्स, फिल्म वाले ये कह रहे हैं कि इन दिनों देश में आज़ादी नहीं है, उनका दम घुटता है, आमिर खान का दम घुटता है, देश छोड़ना चाहती है उनकी पत्नी। और तमाम लोगों ने कहा कि मोदी जी के आने के बाद, अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है, कोई आज़ादी नहीं है, कोई क्रियात्मकता, रचनात्मकता नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तानी करार दिया जा रहा है हम लोगों को। ऐसा दमघोटू वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है।
और उसी की परिणति ये हुई कि इंदौर में आपने एक कलाकार को जो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाह रहा था, आपने बलात् जबरन उसका कार्यक्रम रुकवा दिया। देखिए, वो कला का पहली बात तो प्रदर्शन नहीं कर रहा था, वो देवी देवताओं का मखौल उड़ा रहा था, उपहास कर रहा था। नंबर 1। नंबर 2, कलाकार मैं भी हूँ। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुका हूँ, मैं स्वयं एक कलाकार हूँ। मैं समझता हूँ कला की गंभीरता, कला का महत्व। पर कला के नाम पर आप कुछ भी चलाते जाएं, कुछ भी बोलते जाएं, तो वो तो बर्दाश्त नहीं है। और रही बात, आप जिन सब लोगों की बात कर रहे हैं, एक विशेष एजेंडे के तहत ये सब चल रहा है। और ये केवल ये नहीं, एक बहुत बड़ी गैंग है इसके पीछे, और वो टुकड़े टुकड़े गैंग तक उसके लिंक्स पहुंचती है। ये सब लिबरल सेकुलर जो लोग हैं, इनको 2014 के पहले का भारत बहुत अच्छा लगता था। 2014 के बाद इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनके रोजी रोटी इसका इन चीज़ों से चलती थी। उसके ऊपर जो सरकार ने इनके जो अवैध NGOs थे, अवैध इनकी फंडिंग होती थी, अवैध गतिविधियां होती थी, वहाँ पर जब से रोक लगना शुरू हुई है, तब से इन लोगों को देश असुरक्षित लगने लगा है। उसके पहले तो सब कुछ ठीक था। 2014 के पहले तो जब आराम से, जब इनकी रोजी रोटी चलती थी, आराम से सब दुकानें चलती थी, सरकार का संरक्षण था, तब ये खूब मज़े से रहते थे। 2014 के बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई इनके लिए। ये जो आपने किया है, ये एक सोचे समझे एजेंडे के तहत किया या आपकी एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी? नहीं नहीं, हम तो योजनापूर्वक गए थे। हमको वेल इन एडवांस इसकी सूचना थी शो की, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमने पूरा खंगाला, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट हमने खंगाला। लगातार सालों से ये करता आया है और बेशर्मी के साथ करता आया है। कई बार FIR होने के बाद भी इसको चेहरे पे कोई माथे पर शिकन नहीं, कुछ नहीं। तो हमने फिर योजनापूर्वक इसको किया काम को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। देश भर में आप कह रहे हैं कि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन इंदौर भाजपा से किसी बड़े नेता की बात तो छोड़िए, कोई छुटपुट नेता ने भी आपके कृत्य का समर्थन नहीं किया। कोई एकलव्य के साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि एकलव्य अकेले इस पूरे मामले को देख रहे हैं। पार्टी का एक कार्यक्रम भी नहीं था। मैं अपने हिंदरक्षक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ आप पार्टी गया के था। नेता तो हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आपका परिवार पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता है, बड़ा नेता है, तो क्यों पार्टी आपके साथ इस मुद्दे पे नहीं आई? जबकि पार्टी का, हिंदुत्व पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है। हिंदुत्व के नाम पर आप सरकार में आए, हिंदुत्व के नाम पर आप 2 से 80 पहुंचे, 2 से आप 272 पहुंचे। हिंदुत्व हमारे लिए एजेंडा नहीं है, हिंदुत्व कन्विक्शन है, हिंदुत्व हमारे प्राण है। हिंदुत्व पार्टी का एजेंडा नहीं है। हिंदुत्व तो पर भारत का पर्याय है। आपके साथ पार्टी क्यों खड़ी नहीं हो रही है? मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं। क्या पार्टी को लगता है कि एकलव्य गौड़ बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने उस नब्ज को पकड़ लिया है जो वोट दिलवाती है? देखिए, मुझे जितने नेता मिले हैं पार्टी के इस घटना के बाद, सबने मेरी पीठ थपथपाई है इस मामले में। किसी ने कहीं कोई नकारात्मक बात नहीं की। किन नेताओं ने आपके लिए? बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग एक दो लगातार वरिष्ठों के नाम बताएं। बहुत सारे हैं। अब आप भी करिए रिसर्च। लेकिन पार्टी के ऑफिशियल, ना नगर अध्यक्ष ने, ना किसी विधायक ने, ना सांसद जी ने, किसी ने ये नहीं कहा कि वेल डन एकलव्य, ना कोई ऐसा बयान दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि बल्कि पार्टी को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा कि हमारी ही सरकार है और हमारे ही एक बड़े नेता का बच्चा जाए और इस तरह की विरोध करे, मारपीट करे या उसको पकड़ के लाए थाने। देखिए, मारपीट का अभी तक कोई भी सबूत किसी के पास नहीं। केवल ये मीडिया में चलाया जा रहा है कि मारपीट हुई। अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि मारपीट हुई। पहली बात। मुनव्वर का कहना है कि साथ मारपीट हुई। ठीक है, अब वो अभी तो जेल में है। उसके बाद जब बेल होगी या जब भी कोर्ट में क्या होता है आगे देखते हैं। पर पार्टी के किसी नेता ने विरोध भी नहीं किया इस कार्रवाई का ऑफिशियली, जहां तक मुझे जानकारी। एकलव्य चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। राजनीति कभी भी मेरा लक्ष्य नहीं रहा। आप अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, जब से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, तो आप देखेंगे कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए कभी भी ना मैंने, मेरी माताजी ने, ना मेरे पिताजी ने, हमने कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। मेरे पिताजी कभी भी स्वयं के टिकट के लिए दिल्ली या भोपाल की दौड़ नहीं लगाते थे, और ना ही मेरी माताजी ने ऐसा किया है। आप
मेरे जीवन पर अगर दृष्टि डालेंगे तो मेरे कहीं भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आपको शहर में कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो राजनीति मेरे लिए ये जो लड़ाई है, ये राजनीति का माध्यम पर आप नहीं है। राजनीति में हैं तो, हाँ, मैं राजनीति में और हूँ। जब राजनीति में व्यक्ति होता है तो वो चाहता है कि विधायक बने, पार्षद बने, सांसद बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, वो चाहता है। देखिए, शायद आप सन्यासी नहीं हैं, आप राजनीति में। शायद आपको अजीब लगेगी, आप या शायद आप उस बात को नहीं पचा पाएंगे, पर मैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए कभी काम नहीं करता। ना मैंने राजनीति में कोई लक्ष्य सेट किया है कि मुझे ये बनना है। जो जिम्मेदारी जब मिलती है उसको ताकत से निभाना है, केवल यही दिमाग में रहता है। कुछ बनना है इसके लिए कभी नहीं। या आपके दिमाग में ये रहता है कि संघ का एजेंडा लागू करना है? देखिए, कोई एजेंडा नहीं होता, ये एजेंडा नहीं है हमारे लिए, ये तो कन्विक्शन है। और चूंकि अभी तक कोई आवाज उठाता नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि ये मुद्दे सही थे, ऐसा नहीं है। आवाज उठने लगी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जागरूक हो रहा है युवा। आज कुछ भी होता है, आप सोशल मीडिया जाके देखिए, कोई भी गलत अगर चीज होती है उसका प्रतिकार करने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे युवा तैयार बैठे रहते हैं। मेरे कोशिश यही है कि वो सोशल मीडिया की लड़ाई जमीन पे आ जाए, बस मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि आपका परिवार संघ के बहुत नजदीकी रहा है, क्या प्रतिक्रिया रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब ये घटनाक्रम हुआ? तो देखिए, संघ तो हर राष्ट्रवादी और अच्छे कार्य के लिए अप्रिशिएट करता ही है। आपको किया? हाँ, किया। मुझे कई लोगों ने बधाई दी फ़ोन करके, मिल करके, कि हाँ, ये आपने अच्छा काम किया, एक गलत कृत्य के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसके लिए मुझे अप्रिशिएट किया उन्होंने। आगे आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि इस तरह, चूंकि स्टैंड अप कॉमेडियन का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया, बहुत हर जगह छोटे छोटे कस्बों में भी स्टैंड अप कॉमेडियंस के शो होने लगे हैं और बहुत लोकप्रिय शो हो रहे हैं। ये बात सही है कि स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत ही गंदी अश्लील भाषा में बात करते हैं, लिटरली विशुद्धता शब्द सागर में कहूँ तो माँ बहन की गालियाँ बकते हैं और अपने माता पिता की भी बात करते हैं, सेक्स की भी बात करते हैं, लेकिन साथ साथ वो कई बार देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। क्या आप इसको एक राज्यव्यापी आंदोलन बनाना चाहेंगे हिंद रक्षक संगठन के तहत कि इस तरह के कहीं भी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन करे तो छोटी जगह करे, मंदसौर में करे, रतलाम में करे, कहीं भी करे तो लोग उसके विरोध में खड़े हों? देखिए, अगर वो एक दायरे में रह करके करता है, ह्यूमर से हमको कोई परहेज नहीं है। कॉमेडी तो लाइफ का हिस्सा है और होना ही चाहिए, उसके बगैर जीवन चल भी नहीं सकता। हास्य रस तो होना ही चाहिए जीवन। पर ह्यूमर कॉमेडी के नाम पर अगर नॉनसेंस करता जाए, लगातार कोई करे, मजाक उड़ाते जाए, एक सीमा से बाहर के जा कर के वो मर्यादा लांघे, तब तो प्रतिकार करना आवश्यक है और करना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक देश में नई चेतना का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका गुस्सा इसलिए था कि वो एक अल्पसंख्यक था, वो मुसलमान था, कलाकार मुनव्वर फारूकी। कई हिंदू जो कॉमेडियन हैं वे भी देवी देवता को मजाक उड़ाते हैं, उनको तो एकलव्य विरोध नहीं करते उनका। तो देखिए, आप अगर FIR पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें 3 हिंदू लड़के भी हैं FIR में, जिनके नाम है। वो सहयोगी है, वो नहीं, सहयोगी नहीं, आयोजन कर वो रहे मेन थे। अक्यूज्ड है। उसमें से 2 कॉमेडियन हैं और बाकी जो 3 लड़के हैं वो ऑर्गेनाइजर्स थे। इसमें 2 मुस्लिम लड़के हैं, 3 हिंदू लड़के हैं, 1 क्रिश्चियन है। ऐसा नहीं कि हम धर्म देख करके हमने कार्रवाई की है। और मुनव्वर को तो क्योंकि वो मुसलमान है, उसके प्रति सिंपैथी क्रिएट हो, इसके लिए मीडिया ने उसको हीरो बना दिया। वो बाकी 2 लड़कों के नाम मीडिया क्यों नहीं बोलता है कि हाँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई और वो बराबर से उसके जुर्मों में शरीक है। क्या नाम है उन लड़कों का? नलिन यादव और कोई व्यास हैं, प्रखर व्यास। ये लोग भी कॉमेडी करते हैं? जी हाँ, ये कॉमेडियन, ये खुद भी शो कर रहे थे वहाँ पे और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी हिस्सा है। यादव और व्यास भी हिंदू देवी देवताओं का जोक कर रहे थे, मजाक जी उड़ा रहे हाँ, थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो और अब जब अगर हिंदू ही अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाए तो फिर मुसलमान को आप क्यों दोष दे रहे हैं? हमने तो तीनों पे आपत्ति ली है, हमने तो तीनों पे आपत्ति ली है, केवल मुनव्वर पे नहीं। मैंने तो जहां जहां मीडिया में गया हूं, जहां जहां मुझसे पूछा गया, मैंने तीनों का उल्लेख किया। मेरा ये नैतिक सवाल है कि जब हमारे हिंदू ही अपने भगवानों का मजाक उड़ाने को तैयार हैं, उड़ा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं किसी मुसलमान पर यह आपत्ति करने वाले? मैंने जो पहली आपत्ति ली थी, वो जो वहाँ सामने ऑडियंस बैठी थी उनके ऊपर ली थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सबसे पहले तो हिंदुओं के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि हम कर क्या रहे हैं।
देखिए कुछ कुछ भटके हुए होते हैं जिनको समझाइश देना पड़ती, किसी को ध्यान दिलाना पड़ता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो समझ भी जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ ऑडियंस में थे भी, जिनको समझाने के बाद भी वो और काउंटर क्वेश्चंस कर रहे थे, वो आर्गुमेंट कर रहे थे। तो देखिए कुछ जयचंद तो पहले भी थे, आज भी हैं, तो उनको एक सीमा तक ही किसी को समझाया जा सकता है, उसके बाद वो नहीं समझेंगे। पर जो समझ सकते हैं उनको तो ध्यान दिलाना ही चाहिए कि ये सही है और ये गलत है। अगर एकलव्य गौड़ को भारतीय जनता पार्टी विधायक का टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? हालांकि आपने कहा कि आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूँ मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति में हूँ ही पर नहीं। इस घटनाक्रम के बाद आप एक बड़े सशक्त उम्मीदवार हो गए हैं। ऐसा आप मान सकते हैं, पर मैं अपने आप को नहीं मानता ऐसा कुछ। ऐसा कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद एक आप हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरे हैं। वो जो तेवर हिंदुत्व के लिए चाहिए थे, जो वर्तमान आपके समकालीन नेताओं के नहीं हैं, वो आपके हो गए हैं। और हिंदू जो बहुसंख्यक हिंदू है जो इंदौर का, वो कहीं ना कहीं इस बात को पसंद कर रहा है कि आपने एक मुस्लिम युवक को देवी देवताओं का मजाक उड़ाने पर बंद करवाया। तो क्या ये एक स्ट्रेटजी है कि आपको राजनीति में स्थापित करने के पहले इस तरह से आपकी एक छवि बनाई जाए? बिल्कुल नहीं, इमेज बिल्डिंग की जाए? बिल्कुल नहीं। तेवर मेरे पहले भी वैसे ही थे, आज से 10-12 साल पहले जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया था, आज भी वैसे ही है। चूंकि ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कि तो सबको ऐसा लग रहा है कि यही तो आप चाहते थे कि आपकी एक ऐसा मुद्दा बन जाए। बिल्कुल हम कोई कल्पना करके नहीं गए थे कि इतना बड़ा ये बवाल हो जाएगा। हम तो सामान्य, हमको जानकारी मिली और ऑडियंस बन के गए। और हमने जो आपके मास्टरमाइंड हो शायद वो ये चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई ऐसा मास्टरमाइंड होता नहीं है। मैं अपने दिल की आवाज़ सुनता हूँ और ये ज़रूर है कि कुछ अनुभवी लोगों की टीम है, कुछ युवा साथियों की टीम है, उनसे मैं सलाह ज़रूर करता हूँ। अगर कोई भी विचार मेरे मन में आता है उनसे मैं सलाह करता हूँ, राय उनसे लेता हूँ, और अगर कोई अच्छी बात आती है तो मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पर ये कभी भी ये नहीं रहा कि इस मुद्दे को हमको हवा देना है या इससे हमको प्रसिद्धि पाना है, ये बिल्कुल भी मन में नहीं था। हम तो सामान्य रूप से गए। ये मीडिया ने ही इतना, पूरे नेशनल मीडिया ने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया, और शायद इसलिए कि वो मुसलमान हैं। आप देखिए एक भी मीडिया संस्थान की कोई भी न्यूज़ आप उठाकर देखिए, बाकी लड़कों के नाम क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो हिंदू हैं। एक ही को हीरो क्यों बनाया जा रहा है? उनके भी नाम लीजिए ना, हमने उन पर भी बराबर से कार्रवाई की है। तो ये कोई प्रसिद्धि पाने के लिए हमने नहीं किया, सामान्य एक कार्रवाई थी, उसका हल्ला इतना मच गया। और इसको राजनीति से बिल्कुल भी जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बहुत धन्यवाद एकलव्य सिंह गौड़ आपका स्टूडियो में आकर दर्शकों से बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे हिंद रक्षक संगठन के अध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ को, जो ये कह रहे हैं कि वो हमेशा से दिल की बात करते हैं और हिंदुत्व, हिंदू धर्म उनके लिए कोई चुनावी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा की आवाज़ है, उनके डीएनए में हिंदुत्व है। यह बात बिल्कुल सही है कि उनके पिता लक्ष्मण सिंह गौड़ एक हिंदूवादी चेहरा हुआ करते थे, और उनके जाने के बाद जो स्थान रिक्त हुआ है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश एकलव्य सिंह गौड़ कर रहे हैं। जो इस घटनाक्रम के बाद जाने में, अनजाने में वो शून्यता, वो रिक्तता भरती हुई सी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से एकलव्य गौड़ भले ही कुछ भी कहें, लेकिन जो राजनीति में होता है वो निश्चित रूप से राजनीति के फल भी प्राप्त करना चाहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एकलव्य सिंह गौड़ ने जो कुछ किया है वो उनके जो, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि वो हमारे डीएनए में हमारा कन्विक्शन है, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि वह विकास के साथ साथ भी काम करेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि एकलव्य सिंह गौड़ अपनी विचारधारा को और अपने विचारों को आगे बढ़ाएंगे। ये बात सही है कि इस तरह के स्टैंडिंग कॉमेडियंस के शो निश्चित रूप से अश्लीलता परोसने वाले होते हैं, और बहुत सारे लोग इन शो को देखकर तालियां बजाते हैं। एकलव्य सिंह गौड़ ने बजा दिया। फ़र्क है तालियां बजाने में और बजाने में। यह आपको तय करना है कि आप ऐसा शो देखकर तालियां बजाएंगे या बजा देंगे। फैसला आपका। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।